नमस्कार दोस्तों, आरकेएस जीके चैनल में आपका स्वागत है, जो ज्ञान दृष्टि कोचिंग सेंटर छतरपुर की तरफ से चलाया जा रहा है। अब हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा घर घर पहुंचे और राष्ट्र हित में शिक्षा आपको प्राप्त हो। यानी अब कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान दृष्टि कोचिंग सेंटर का उद्देश्य है कि शिक्षा से कोई वंचित नहीं होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड होती है। तो आज 10th क्लास का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याओं में हम प्रश्नावली फर्स्ट को पढ़ेंगे, यानी 1.1 को। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी जो कलन विधि है, इससे क्वेश्चन किस प्रकार के सॉल्व किए जाएंगे। तो इसमें पहली बात तो ध्यान दें कि इसमें एक फॉर्मूला जो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां पे a हमारा भाज्य है, इसमें जो b कहलाएगा ये हमारा भाजक है, और जो q है ये भागफल है, और r कहलाएगा शेषफल। यानी हम यदि किसी संख्या में भाग करें तो यहां पे जो संख्या लिखी होगी वो a होगी, और यहां पे b, और जो नीचे शेष आएगा रिमेंबर वो हमारा ये होगा। यदि इसको हम इस प्रकार से लिखें तो ये हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाता है। तो यहां पे ये बात ध्यान देना है, जो r हमारा रिमेंबर है, शेष है, ये कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। जैसे हम चेक करें, रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं होगा। देखें, जैसे इसको हम डिवाइड करें तो कितना होगा, 9 बार जाएगा, और जो रिमेंबर आएगा वो 3 आएगा। यानी कहें जी कभी भी भागफल से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी इससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। यानी कभी भी कहें कि इस संख्या से जी आर कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा आर है वो 0 से या तो बड़ा आ सकता है, लेकिन कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता। इसमें ये ध्यान देना है कि जो रिमेंबर है जी कभी, वो रिमाइंडर है जी कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहां पे कंडीशन क्या बनी है कि जी आर का मान यानी जो हमारा शेषफल है वो हमारा 0 और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो b का मान होगा यानी जो का भागफल वो भाजक होगा, उससे कभी भी जी आर बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहां पर जी ध्यान देना है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और ध्यान दें, क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ कैसे निकालें। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देख लें। जैसे हमने कहा कोई भी 2 संख्याएं लिख दी, इसका अगर वो पूछे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी इसी को कहते हैं कलन विधि भी, इससे यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हमें इसमें ध्यान देना है कि 2 चीजों का विशेष ध्यान देना है, एक तो भाजक और दूसरा शेषफल। हमें तब तक भाग देते रहना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आए। जैसे ही हमारा भागफल शेषफल हमारा 0 आएगा तो वहां से हमें एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो इसको देखें पहले कि हम एचसीएफ कैसे ज्ञात, जो एचसीएफ है उसको कैसे निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान देना कि छोटी वाली जो डिजिट है इसका हमें इसमें भाग करना पड़ता है। अब देखें कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 455 है इसमें भाग कितने का करेंगे, 42 का।
अब इसका हम इसमें जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। और कितना आ जाएगा? 420। तो यहां पे हमारा शेषफल आ जाएगा 35। अब इसको कैसे लिखते हैं? यदि इसको लिखा जाए तो जो हमारा 455, यानी अगर हम इस प्रकार से इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 455 इसको 42 गुणे 10 और प्लस में कर देते हैं शेषफल को। तो देखो अभी क्या शेषफल 0 आया है? नहीं आया है। तो इसमें हमने अभी कहा था कि भागफल और शेषफल दो चीजों का विशेष ध्यान देना है। तो इसमें हमने 42 का भाग किया इस डिजिट में, तो इसमें 35 आया, 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आता है तो हमें फिर से प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ती है। तो इसमें देखा जाए तो हमारा भागफल कितना आ गया है, सॉरी भाजक जो है, भाजक कितना है? 42। और शेषफल कितना है? शेषफल 35। अब हमें फिर से इसका विभाजित करना है, यानी इसको फिर से इसका इसमें भाग करेंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे? यूक्लिड प्रमेय का फिर से यूज करेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम प्रमेय है फिर से इसका यूज करेंगे। तो कैसे लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से फिर से हम डिवाइड करेंगे। और किस प्रकार से? इसमें जो 42 भाजक है, इसमें भाग देंगे किसका? शेषफल का। तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7। इसको फिर से इसी प्रकार से यदि लिखा जाए, इसी प्रकार से यदि फिर से लिखें तो हमारा कितना हो जाएगा? 42 इक्वल 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7। यानी इस प्रकार से फिर से लिख दिया है कि यहां पहले लिखा जाएगा इसको, फिर गुणा में इसको लिखते हैं। जैसे भागफल में उत्तर की जांच करते हैं उसी प्रकार से इसको कर देते हैं, तो ऐसा आ जाएगा। क्या अभी शेषफल 0 आया है? नहीं आया है, यानी अभी भी हमारा जी सॉल्व नहीं होगा। फिर से हम इसमें जो भाजक और शेषफल है फिर से इसको लेंगे। तो इसमें देखा जाए तो हमारा भाजक क्या है? भाजक आया है 35 और जो शेषफल आया है वो आया है 7। अब इसमें फिर से हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय फिर से यूज करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? इसका डिवाइड फिर से करेंगे, यानी हम भागफल में शेषफल का भाग फिर से करेंगे। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब देखिए यहां पे हमारा शेषफल कितना आ गया? 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाए तो हमने जिस संख्या से भाग दिया था वही हमारा HCF कहलाता है। जी हमें ध्यान देना है, तब तक हमें इसको डिवाइड करते रहना है जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए। जैसे ही 0 आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कहलाएगा कौन? जो इसमें भाजक होगा, यानी जिसका हमने भाग दिया है वो हमारा आंसर होगा। तो हमें देखो 455 और 42 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से
जी निकाला है हमने HCF। कैसे निकालते हैं? तो हमारा इसका जो हमारा HCF होगा वो कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि हल करते करते हम यहाँ पे हल करते करते 7 से 0 शेष हुआ है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा? 7। बात आ गई होगी समझ में कि HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालते हैं। एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले हमें बड़ी डिजिट में छोटी वाली का भाग करना है। यहां पे भाग किया, हमारा नहीं आया, 0 शेष। इसके बाद फिर से हमें वही काम करना है कि जो शेष है और भाजक है इसको लेना है, फिर से हमें डिवाइड करना है। यहां पे भी हमारा 0 नहीं आया। इसके बाद फिर से हमें शेष और भाजक को फिर से लेना है और इसके बाद फिर से वही काम करना है। यहां पे देखो हमने भाग किया तो शेष कितना आ गया? 0। जैसे ही 0 आएगा, जिस संख्या का हमने डिवाइड किया था यानी भाजक जो था वही हमारा आंसर होगा। यानी हमने 7 का भाग किया था, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। तो इसका और इसका HCF कितना होगा? 7। तो इस प्रकार से जी सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन, चाहे जौन सा क्वेश्चन लगा लेना, इसी प्रकार से लगाना, आंसर सब आएंगे। तो अभी तो हमने पढ़ा है कि HCF कैसे निकालते हैं। अब इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इस विधि से कैसे सॉल्व करते हैं कि यूक्लिड विभाजन विधि एल्गोरिथम थ्योरम से वो पूछ लेता है कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो कलन विधि या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा है, आप बुक्स में भी देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में भी देखेगा क्वेश्चन, अगर बुक्स नहीं भी है तो। इसमें देखें कि क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q बताया गया है कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो q क्या है? कोई उसने पूर्णांक बता दिया है। और हमेशा ध्यान दीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है, थ्योरम है, वो धनात्मक पूर्णांक में ही लगती है, यूज की जाती है 0 के साथ, यानी 0 के साथ भी और बाकी धनात्मक पूर्णांक को। तो यहां पे धनात्मक पूर्णांक बताया है q है। अब यहां पे हम मान लेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब a कोई दो धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया है और क्वेश्चन में दिया गया है इस प्रकार से कि जो हमारा 2q है, जो हमारा 2q जी सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, और दूसरा जो बताया है 2 + 1 जी हमारा विषम धन पूर्णांक है। यानी इस क्वेश्चन को देखा जाए, यहां पे देखो फॉर्मूला जो है a = bq + r के रूप में होता है। तो यहां पे देखो जो सवाल है वो इस प्रकार से दिया गया है, 2q और 2q + 1 के रूप में पूछ रहा है। यदि इससे कंपेयर की जाए तो हमारा b का मान क्या मिलेगा? q के बगल में देखें b लिखा है और उस क्वेश्चन में भी देखें q के बगल में क्या लिखा है? 2 लिखा है। यानी हम क्या b का मान क्या मान लेंगे? 2। बात आ रही है समझ में? यहां पे b का मान कितना मानेंगे? 2। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बाद में भेज भी सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। इसमें देखिए b = 2 मान लिया। क्यों माना? क्योंकि सवाल में लिखा था 2q या फिर 2q + 1। तो यदि इससे कंपेयर की जाए तो q के बगल में क्या है? इसमें देखा जाए q के बगल में 2 है जो क्वेश्चन में दिया है, इसलिए हमने b बराबर माना है 2। और b क्या है जी पता है? b क्या है? b हमारा भाजक, ध्यान देना, b हमारा भाजक है, a हमारा भाज्य है, q जो है q हमारा भागफल है और r क्या है? शेषफल। तो यहां पे ध्यान देना
जब भी कोई भी भाग करता है, कोई भी करे, आप भी करें, कोई भी करे, तो कभी भी भागफल भाजक से शेषफल बड़ा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो फिर से भाग दे सकते हैं, यानी तब तक हम भाग देते हैं जब तक कि शेषफल छोटा ना है। तो हमेशा क्या होता है, भागफल बड़ा होगा शेषफल से। यानी अगर हम कहें कि भागफल अगर भाजक 4 है तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, इससे छोटा। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यहां तक तो आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आ सकता है। बात आ रही समझ में? तो इसी प्रकार से यहां पे देखें बी का मतलब वही है हमारा क्या, भाजक। यानी भाजक हमारा यदि 2 है तो हमारा आर का जो मान है वो कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान देना है कि हमारा आर का मान कभी भी इस 2 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, तो हमारा आर का मान या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और यहां पे भाजक हमारा 2 है तो 2 तो हो नहीं सकता, उससे कम ही होगा। तो आर का मान या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, 2 ही कंडीशनें बन सकती हैं। जब ऐसा होगा तब देखें, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो ए बराबर हमारा क्या हो सकता है, बी का मान देखो 2 है तो 2q प्लस, यदि हम कहें इस प्रकार से लिखें, यदि हम r बराबर हम क्या लें 0, r बराबर 0 को यदि हम यूज करेंगे तो हमारा a बराबर क्या आएगा 2q और प्लस लिख देंगे 0। तो इस प्रकार से यानी हम कहें a बराबर क्या आ गया 2q। और यदि हम कहें, यदि इसमें लिखा जाए r बराबर 1 तो हमारा a बराबर क्या आएगा 2q प्लस 1। तो एक कंडीशन हमें g मिल गई है और एक मिल गई है g। उन्होंने बताया, जब अभी सवाल में लिखा था कि q क्या है, एक पूर्णांक है, और किसी भी पूर्णांक में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा हमें सम संख्या ही मिलती है, और यदि उस सम संख्या में हम 1 प्लस कर दें तो हमेशा विषम मिलती है। तो देखें इसमें क्वेश्चन में क्या सिद्ध करने को, दर्शाने को कह रहा था कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। तो यही लास्ट में हमें लिख देना है कि a बराबर जो 2q है, ये 2q जी हमें कैसा मिला है, धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में मिला है जी। और a बराबर 2q प्लस 1, क्योंकि 2q तो सम है और इसमें यदि 1 प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी विषम। तो जो g वाला हमें g मिला है, g हमारा विषम धन पूर्णांक है और g कैसा है, सम धन पूर्णांक। तो इसमें ध्यान देना, क्योंकि पूर्णांक ध्यान देना हमेशा कैसा होता है, पूर्णांक में या तो सम होगा या फिर विषम होगा। तो जब g सम है, इसमें 1 प्लस करने से विषम ही आएगा। तो यहाँ पे g सम धनात्मक पूर्णांक का काम कर रहा है और g जो कंडीशन है जी विषम धन पूर्णांक के लिए लागू होगी। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देख लें। देखिए इसमें तीसरे नंबर में क्वेश्चन कैसा है, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन करना है। तो इसमें देखें लिखा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, और जहां q एक पूर्णांक है, मतलब q एक पूर्णांक से मतलब अपना ध्यान देना कि धनात्मक ही है। तो इतना तो हमें लिखना ही है कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है इसके लिए। अब क्वेश्चन में जो दिया गया है कि वो कह रहे हैं इसके रूप में हो 4q प्लस 1 के रूप में और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। लेकिन उसने कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, मतलब विषम पूर्णांक इस रूप में होता है।
जी हमें निकाल के बताना है। तो इसकी यदि देखिए कंपेयर की जाए इस वाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहां पे हमारा b का मान क्या निकलेगा 4, b बराबर क्या निकलेगा 4। अब जब हमारा 4 आ गया है तो यहां पे जो कंडीशन दी गई है हम पहले ही निकाल चुके हैं कि भाजक हमेशा बड़ा होता है शेषफल से। तो यहां पे अगर देखा जाए जो हमारा रिमेंबर r है जी हमेशा क्या होगा जी हमेशा छोटा होगा इससे। तो हमारा क्या आ सकता है r का मान 0 1 2 3 4 नहीं हो सकता क्योंकि b का मान ही 4 है, क्योंकि भाजक यहां पे b है और शेषफल r है, यानी इससे हमेशा छोटा होगा। 4 है तो 3 तक ही जाएंगे, 5 होगा तो 4 तक ही जाएंगे, यानी एक कम तक ही रहेगा, लेकिन 0 से स्टार्ट करना है। अब इस कंडीशन में हमें 4 हमें डिजिट मिल चाहिए, यानी शेष जो हमारे हैं 4 हो सकते हैं। तो यदि हम कहें कि जो एल्गोरिथम थ्योरम दी गई है इसमें यदि b और r के मान पुट करें तो क्या होगा, तो देखिए r बराबर 0 पर a बराबर 4q प्लस 0, यानी अगर 0 हटा दें तो हमारा 4q ही आएगा बस। r बराबर 1 पर 4q प्लस 1 हो जाएगा, r बराबर 2 पर ये हो जाएगा, और r बराबर 3 पर। इस प्रकार से दिया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो इसमें विषम और सम ध्यान देना कि जब हमारा q क्या है पूर्णांक है, और पूर्णांक में यदि किसी भी सम संख्या का हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा सम संख्या ही आती। कैसे, जैसे हम कोई भी संख्या लिख लें, हमने लिख दी 9 और इसमें किसी भी सम संख्या का मल्टीप्लाई कर दें, चाहे किसी भी सम संख्या, चाहे 4 का कर दें, चाहे 6 का, चाहे 8 का, हमेशा सम संख्या ही आएगी। बच्चों को 36 हमेशा सम संख्या आती है। तो यदि किसी भी पूर्णांक में सम संख्या का मल्टीप्लाई है तो सम ही आएगी। तो देखो इसमें q हमारा पूर्णांक है, इसमें 4 यानी सम संख्या है, इसका यदि मल्टीप्लाई किया होगा तो जी कैसी आएगी सम। अगर सम संख्या में 1 प्लस करेंगे तो विषम आएगी, और यदि 2 प्लस करेंगे तो सम आएगी। यानी किसी भी संख्या में, किसी भी सम संख्या में यदि 2 प्लस करते जाएंगे तो हमेशा सम ही आएगी, और यदि विषम संख्या हम किसी भी सम संख्या में यदि हम विषम संख्या पुट करेंगे तो विषम आएगी, तो यदि सम संख्या पुट करेंगे तो सम आएगी। सम में सम, तो इस प्रकार से देखिए यहां पे जी वाली जो है जी और जी कैसे हैं सम है, सम धन पूर्णांक होंगे 4q और 4q प्लस 2, जी हमारे कैसे होंगे सम, और इसमें हमें निकालना क्या है विषम। तो इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन हो जाएंगे, एक तो इसमें जी वाला विषम हो जाएगा और जी विषम हो जाएगा। यही वो कह रहा है कि विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 इस रूप में होते हैं। तो जी हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें ध्यान देना, लिखना हो तो लिख सकते हैं कि 4q और 4q प्लस 2 सम धन पूर्णांक है। तो क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 जी है।
तो इस प्रकार से हमें ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से लगाना है। कोई भी क्वेश्चन हो इसी कंडीशन से लगाएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। एक दो क्वेश्चन और देख लें। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के चलेंगे और सारे आंसर आएंगे, रटने वाला कोई काम नहीं है। इसमें देखें, जैसे कहें कि प्रश्नावली का 1.1 का तीसरे नंबर का, देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें तो क्या लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अब देखिए यहां पर ये पूरा लिखना है इसी प्रकार से। और देखिए इसमें क्या है, उसने जो पूछा है वो ऐसा कह रहा है 6q+1, 6q+3, तो यहां पर हमें ये देखना है कि q के बगल में आखिर लिखी कौन सी डिजिट है। इसमें क्या लिखा है, 6 लिखा है। देखो विषम धन पूर्णांक की कर रहा है बात कि विषम धन पूर्णांक इस रूप में होता है। तो इसमें b का मान क्या होगा, 6, क्योंकि q के बगल में 6 लिखा है, तो जी हमारा 6 हो जाएगा। बाकी कंडीशन देखें इसी प्रकार से होगी। जब एल्गोरिथम विभाजन जो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, इसका जब यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि b जो है r से बड़ा रहेगा। जब हमारा b 6 है तो r तो 6 हो नहीं सकता है, 6 से छोटा होगा। तब r का मान हमारा क्या बनेगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इस प्रकार से 5 तक हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। अब सबके लिए यदि कंडीशन देखें यूक्लिड विभाजन से, तो r बराबर 0 पर हमारा a बराबर क्या आएगा, b की जगह हम 6 लिखेंगे, यानी 6q ही आ जाएगा, और बाकी r की जगह 0 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं। 1 लगेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा, 2 लिखेंगे, 3 करेंगे, 5 इस प्रकार से 5 तक लिख देंगे। अब वो कह रहा है कि हमें निकालना क्या है कि जो विषम धन पूर्णांक है, इसमें जो विषम वाले उनको हमें लिखना है, बाकी सम को हटा देना है। तो इसमें देखिए सम वाले कौन है, क्यों उसने बताया कि पूर्णांक है, किसी भी पूर्णांक में यदि हम सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हमारा सम बन जाएगा, यानी जी वाला हमारा सम धन पूर्णांक होगा, जे भी धन सम पूर्णांक होगा, और जे भी। इसमें जो 1 3 और 5 है ये हमारे कैसे होंगे, विषम धन पूर्णांक। तो यही वो पूछ रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो इस रूप में होते हैं, तो इस रूप में होते हैं, हमें पता चल गया। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 6q 6q+2 6q+4 सम धन पूर्णांक है, और 6q+1 6q+3 और 6q+5 जी विषम धन पूर्णांक है, जो हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो अगले क्वेश्चन में लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 इस रूप में।
ये है कैसा 3m या क्या 3m प्लस 1 इस रूप में है। अब क्वेश्चन देखना उसमें क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए, यानी वर्ग वाली बात कर रहा है यहाँ। तो इसमें देखो क्या करना, पहले तो हमें इसको कंपेयर इसी से करना है, b का मान कितना होगा, यहाँ पे m का मतलब q से है और q के बगल में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए q की जगह पे m लिख दें तो इससे मैच करेगा। यहाँ पे b का मान हम 3 मानेंगे तो जी हमारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ग वाली बात है तो जी अभी कुछ नहीं करना है, बाद में जी b का मान 3 है तो r का मान क्या होगा, यहाँ पे 3 है, ध्यान देना भाजक से कभी भी शेष बड़ा नहीं होगा, उससे 1 पॉइंट कम ही रहेगा, यानी कि r का मान जो है 0 1 2 यहां तक हो सकता है कुछ भी। तो हम देखें r बराबर अगर r बराबर 0 पर देखें तो a बराबर क्या आएगा, इससे 3m प्लस 0, यानी 0 से कोई मतलब नहीं, जी आएगा। r बराबर 1 पर देखें जी हमारा 3m प्लस 1 आ जाएगा। r बराबर 2 पर देखें, इस प्रकार से जी आएंगे, यानी हमें 3 चीजें इसमें मिल गई हैं। a बराबर 3m मिल गया है, a बराबर 3m प्लस 1 मिल गया है और a बराबर 3m प्लस 2 मिल गया है। अब क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा था, वर्ग के रूप में, वर्ग के रूप में कौन कौन हो सकते हैं, यानी किस किस का वर्ग होता है। तो इसमें देखें 0 का तो हमेशा वर्ग घन कुछ भी हो तो होता ही है, 1 का देखें वर्ग भी होता है घन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। और क्या 2 किसी का वर्ग है, यानी कि 2 आ सकता है किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणा करने से, नहीं आ सकता है। क्या 3 आ सकता है किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणा करने से, नहीं आ सकता है। 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यानी 2 गुणे 2 4। तो जी हमारा कहलाएगा, जे भी कहलाएगा कि वर्ग संख्या है, जे भी है लेकिन जे बिल्कुल नहीं। तो यहां पे हमें देखना है 0 1 2 इसमें कौन कौन का वर्ग है, इसका और इसका, इन दोनों का तो है लेकिन इसका नहीं है। अब ऐसा नहीं कर लेना कि 2 दूनी 4 कर लो, तो फिर तो ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो छूटेगी, सबका हो जाएगा। यानी इस जिस संख्या किन 2 संख्याओं से आ रही है, आती है या नहीं आती है। तो देखो 0 तो आएगी, कर लो 0 गुणे 0 0 आएगा बिल्कुल, 1 बाई 1 करें तो 1 आएगा, तो जी तो 1 बाई 1 बराबर 1। तो इसमें देखें कि वर्ग की बात कर रहा था, तो इसमें पहला वाला और दूसरा वाला जी सही होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन वर्ग की फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें 2 है और किन्हीं भी 2 संख्याओं का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 2 नहीं आ सकता है, इसलिए हमारा जी और जी वर्ग के रूप में होगा। तो हम लिख सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए तो यहाँ पे यदि m है तो m लिखें, q है तो q, तो हम यहाँ पे q लिखा, तो q के लिए 3q या 3q प्लस 1 के रूप का होता है या होगा। तो इस प्रकार से जो वर्ग की कंडीशन है। यदि घन के लिए पूछे, देखो घन में क्या होता है, इसमें 3 संख्याओं का अगर हम गुणा करें
और यदि संख्या आ रही है तो वो घन के रूप में काम करेगी। जैसे कि इसमें लिखा है किसी धन पूर्णांक का घन, यहां पे बात है घन, किसके रूप में है? 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, इस प्रकार से लिखा है, इसके रूप में है जी बताना है। तो इसमें घन का मतलब है कि किन्हीं भी तीन संख्याओं का हम गुणा करें और वो संख्या आ जाए, इस प्रकार से जी आ जाना चाहिए। तो हम जी संख्या कह सकते हैं, जी वाली संख्या, कि हाँ इसका घन होता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें वही काम करना है जो पहले करते आ रहे हैं। बी का मान क्या होगा? बी का मान होगा जो यहां पे लिखा है 9m, यहां पे m के रूप में लिखना है तो यहां पे m कर लेंगे। तो इस प्रकार से जी संख्या क्वेश्चन में लिखी है। इसमें m के बगल में क्या है? 9, और इसमें m के बगल में b, यानी b का मान क्या होगा? 9। अब इसमें ध्यान देना है कि b का मान यानी जी हमारा भाजक है और जी r हमारा हमेशा, यानी कि शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। शेषफल हमेशा छोटा होता है, यानी 8 तक तो संख्याएं आ सकती हैं, 0 से लेकर 8 तक शेषफल हो सकता है, लेकिन 9 नहीं हो सकता। अब इसमें हमें देखना जो संख्याएं लिखी हैं जी क्या किसी का घन है, यानी किन्हीं भी दो तीन संख्याओं का गुणा करने से क्या जी संख्या आ रही है तो उनको यूज करेंगे, बाकी नहीं। तो 0 क्या आता है? बिल्कुल आता है। अगर 3 बार 0 करें तो 0 आ जाएगा। क्या 1 आता है तीन संख्याओं का गुणा करने से, यानी उन्हीं तीन संख्याओं का गुणा करें तो संख्या आ जाना चाहिए, तो जी बिल्कुल आ रही है। क्या 2 आएगा किन्हीं भी तीन संख्याओं का गुणा करें? नहीं आएगा, यानी जी कुछ नहीं आएंगे, 8 जरूर आएगा। यानी हम कहें 2 का 3 बार गुणा करें तो 8 आ जाएगा, यानी कि जी तीन संख्याएं ही घन में आ सकती हैं, यानी इन r के रूप में हम 3 का यूज करेंगे। r बराबर हम क्या लिखेंगे? 0। तो 0 पर हमारा क्या हो जाएगा? b की जगह 9 हो जाएगा, 9m, और प्लस 0 होगा, 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है। r बराबर यहां 1 पर 9m प्लस जी हो जाएगा, और r बराबर, अब देखो 2 3 ये तो कुछ होते नहीं है घन के लिए, घन में यूज करेंगे 8 को, 8 होता है 2 का 3 बार करेंगे 8 आ जाएगा। इस प्रकार से a बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8। तो यही सवाल में कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो जिस प्रकार से होता है, तो लिख भी सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन चाहे जिस प्रकार के आए, लगाने का तरीका जो है वो ऐसे ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।